नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक चंबल गार्डन के सामने निसंतानता के क्षेत्र में कार्यरत अस्पताल है। और आज निसंतानता की जो हम श्रृंखला में टॉपिक्स लेते हैं उसके एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो है मेल फैक्टर, यानी पुरुषों में निसंतानता के कारण। और इसमें देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा पुरुष आते हैं और आजकल पुरुष निसंतानता काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि पुरुष निसंतानता क्यों बढ़ रही है और नॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। जब हम सीमेन देखते हैं तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिपोर्ट की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि निसंतानता पुरुषों में क्यों बढ़ रही है। तीसरी हम बात करेंगे दवाओं के बारे में। चौथी हम बात करेंगे इलाज के बारे में। तो ये एक मोटा सा आज की श्रृंखला में हम कवर करना चाहेंगे, जो कि थोड़ा सा आपको जानकारी देके जाए। तो सबसे पहली चीज़ है सीमेन रिपोर्ट। शुक्राणु कितने होना चाहिए। बहुत सारे मरीज़ आते हैं जिसमें 60 से 150 मिलियन को नॉर्मल बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रीसेंट WHO क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट में अगर 15 मिलियन से ऊपर शुक्राणु हैं, 15 मिलियन या 15 से ज़्यादा, तो वो नॉर्मल होते हैं। 60 मिलियन जो था वो 10 साल पहले का था, आज का कुछ भी नहीं है। आज लेटेस्ट WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 15 या 15 से ज़्यादा को नॉर्मल बोला जाता है। और जिसमें मोटेलिटी यानी चाल, शुक्राणुओं की एक पूँछ होती है जिससे कि वो आगे बढ़ते हैं। तो 3 तरह की चाल होती है। एक वो शुक्राणु होते हैं जो अपनी एक ही जगह पे पड़े हुए, ना तो वो हिल रहे, ना वो कुछ भी मोबिलिटी नहीं है, वो एक ही जगह रुके हुए हैं, उन्हें नॉन मोटाइल बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं प्रोग्रेसिवली मोटाइल या एक्टिवली मोटाइल और स्लगिश मोटिलिटी। तो एक्टिव मोटिलिटी और स्लगिश मोटिलिटी में क्या अंतर है। स्लगिश मोटिलिटी वो होती है जो कुछ शुक्राणु अपनी जगह पर ही, जैसे मछली तड़पती है एक ही जगह हिलती रहेगी, वैसे वो शुक्राणु हिलता रहता है। ये है स्लगिश मोटिलिटी। और जो सबसे अच्छी होती है वो होती है एक्टिव मोटिलिटी। तो एक्टिव मोटिलिटी का जब पूँछ होती है शुक्राणु की, तो शुक्राणु इधर इधर इधर, तो एक सांप की तरह ऐसे डायरेक्शन में वो चलता रहता है और तुरंत वो आगे बढ़ जाता है। तो एक्टिव मोटिलिटी उसे बोलते हैं। तो एक्टिव मोटिलिटी और स्लगिश मोटिलिटी मिला के 40% से ऊपर होना चाहिए, वो नॉर्मल होती है। दूसरा, वीर्य की जो तादाद है यानी वॉल्यूम, वो 2 से 5 ml नॉर्मल होता है। तीसरा है बनावट, मॉर्फोलॉजी। अक्सर देखा गया है कि शुक्राणु की बनावट ख़राब होती है और कई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ हुई, उसमें ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है मॉर्फोलॉजी, क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। और तो इसकी वजह से भी मॉर्फोलॉजी डैमेज होगी। तो मॉर्फोलॉजी 4% मिनिमम होना चाहिए एक अच्छी रिपोर्ट के लिए। तो क्या हुआ, 2 to 5 ml, 15 या 15 मिलियन से ऊपर स्पर्म काउंट, एक्टिव मोटिलिटी, एक्टिव प्लस स्लगिश मोटिलिटी 40% से ऊपर, और मॉर्फोलॉजी 4%। ये एक मोटा है रिपोर्ट देखने का तरीका। क्योंकि मरीज़ आता है, कहता है मैडम मेरे 40 मिलियन काउंट है और मुझे बोला गया है कि मेरे शुक्राणु कम है क्योंकि 60 मिलियन नॉर्मल होता है। तो प्लीज़ ये सब गलत है। 15 मिलियन का है और आपको लगता है तो आप WHO क्राइटेरिया रीसेंट जो है 2015 को जाके देख सकते हैं नेट पे, और उससे भी पता चल जाएगा। तो ये एक बताना ज़रूरी था। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग आके कहते हैं कि मैडम मेरा वीर्य बहुत पतला है। तो वीर्य एवरेज ही होना चाहिए, पतला ही होना चाहिए। जो बहुत विस्कस होता है जैसे जेली की तरह या बहुत चिपचिपा, वो वीर्य अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। तो वीर्य पतला ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप वीर्य कलेक्ट करते हैं, अपन ने किसी सीमेन लिया तो उसको पहले लिक्विफाई करना पड़ता है। 15 से 20 मिनट उसको रख के लिक्विफिकेशन टाइम होता है, उसके बाद उसको आप जांच कर सकते हो। तो वीर्य बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत चिपचिपा अच्छा नहीं होता। अब आए कि मरीज़ 2 तरह के आते हैं। एक वो मरीज़ होते हैं, पुरुष की बात करें तो जिसमें बिल्कुल ही शुक्राणु नहीं है, जिन्हें एजोस्पर्मिया कहते हैं। तो किसी भी पुरुष को एजोस्पर्मिक अपन लेबल करें, वो एक रिपोर्ट से नहीं करना चाहिए।
कम से कम 2 या 3 रिपोर्ट होना चाहिए किसी भी पुरुष को एजोस्पर्मिक लेबल करने के लिए, क्योंकि ऐसी कई बार होता है कि नॉर्मल पुरुष जिनमें नॉर्मल हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट भी एजो आ सकती है किसी परिस्थिति में। कई बार ये चीज़ देखी गई है कि पेशेंट कुछ हालात में कई बार एजो हो जाता है, तो उस एजोस्पर्मिया को आप फाइनल रिपोर्ट मत बनाइए। इसलिए ऑलवेज विदाउट डूइंग एनी 3 रिपोर्ट्स डोंट लेबल द पेशेंट एज एजो, यानी कि किसी भी मरीज को एजोस्पर्मिया का डायग्नोसिस देने के पहले 3 बार उसके इस वीर्य की जांच हो जाना चाहिए, और अगर तीनों बार उसमें शुक्राणु नहीं मिले तभी एजोस्पर्मिया दें। एक बार की बाद में आप एजोस्पर्मिया का लेबल नहीं करें। अब दूसरे व्यक्ति होते हैं जिनमें शुक्राणु तो हैं पर वो नॉर्मल नहीं है, यानी 15 मिलियन से बहुत कम है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ व्यक्ति हैं जो 10 मिलियन पे हैं। अब मरीज़ आके कहता है कि मेरे लिए क्या ऑप्शन है, तो 10 मिलियन वाला जो मरीज़ है उसमें आप कृत्रिम गर्भधान पति के वीर्य को लेके कर सकते हैं। हाँ, अब दूसरा आता है जिसमें 2 से 3 शुक्राणु जीवित दिख रहे हैं पूरे वीर्य में। जो काउंट आया वो है 2 से 3, 2 to 3 स्पर्म्स पर हाइपर फील्ड, तो ये एक बहुत कम हो गया। तो आप ऐसे पुरुषों के लिए क्या करोगे, आप बिल्कुल जिनके शुक्राणु नहीं है उनके लिए क्या करोगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल शुक्राणु नहीं है उनमें आप हार्मोन टेस्ट करिए। हार्मोन से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया मिलेगा कि आप इसमें इलाज से कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते। आपको उनके डायग्नोसिस पे पहुंचने में इजी होगा। कई बार आप इंजेक्शन लगाते हैं 4 से 6 महीने एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी चीज़ है, आप इन पेशेंटों में टीसा पीसा ये कुछ चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। इनमें आप पुरुष के शुक्राणु की जो स्क्रॉटम है सैक, उसमें से टेस्टिस में जाके अंडकोश से आप डायरेक्टली शुक्राणु निकाल सकते हैं और उसको लेके आप टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। ठीक है। और जो पुरुषों में 2 से 3 हैं उनमें तो आप डायरेक्टली आईवीएफ करेंगे और उसमें इक्सी करेंगे। इक्सी इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि आईवीएफ में आपने टेस्ट ट्यूब बेबी में जो अंडे बनाए थे महिला के, उन अंडों को बाहर निकाला आपने लैब में, और उस एक एक अंडे में एक कांच की सुई में शुक्राणु को अंदर बैठाया जाता और उससे छेद करके आप शुक्राणु को अंदर डालेंगे, यानी कि आप अंडे को फर्टिलाइज करना शुरू करेंगे। आप जैसे ही शुक्राणु अंदर जाएगा उसके बाद वो प्रक्रिया जो है फर्टिलाइजेशन की वो स्टार्ट होगी, और आप ऐसे जो पुरुष हैं जिनमें मात्र बहुत कम शुक्राणु और जिनको लोग कहते थे कि बच्चा नहीं होगा, उनके भी अपना संतान उत्पत्ति की जा सकती है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अब तक सैकड़ों बच्चे हो चुके हैं और ये बच्चे भी वैसे ही होते हैं जैसे सारे बच्चे होते हैं। तो एक अपन ने देख लिया एजो में आपने टीसा पीसा यानी शुक्राणु की थैली से डायरेक्ट शुक्राणु निकाले। एक जिनमें 2, 3, 4 या 10 या 20 या 50 लाख हुए, आपने कम शुक्राणु है वहाँ से आपने निकालना शुरू करे, वो आपने डायरेक्ट इक्सी कर दी। और एक हैं जिनका काउंट नॉर्मल है। अब बहुत से ऐसे पुरुष होते हैं जो आते हैं और कहते हैं मैडम मैं 10 साल से दवा खा रहा हूँ, मैं 20 साल से दवा खा रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं पड़ा। तो मेरा एक ही कहना है कि दवा पहले जांच करना चाहिए पुरुषों की, उसके बाद खिलाना चाहिए। फैक्टर को अगर आप ट्रीट करेंगे तो ऐसे बहुत से पुरुष आते हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब 20-20 साल दवा खा ली, आपने जांच करी नहीं, कारण देखा नहीं, बस आप दवा खा रहे हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। कारण को सही करेंगे तो फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि 1 + 1 = 2। आप प्रॉपर गणित लगाएंगे तो वो प्रॉपर बैठेगी। तो पुरुष निसंतानता, अब लास्ट में हम लोग ये बात करेंगे क्यों बढ़ रही है। हमने डेवलपमेंट करा, अर्बनाइजेशन करा, मॉडर्नाइजेशन करा, तो हमने कंक्रीट डेवलपमेंट करा, हमने बिल्डिंग्स बनाई तो पेड़ कट गए, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इकोसिस्टम डैमेज हुआ है, पर्यावरण में दूषित ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, हम सब्जियां जो खाते हैं, हमारे जो खाना है उसकी जो गुणवत्ता है, जो पौष्टिकता है वो कम हो गई है। हमारे खाने में केमिकल्स बढ़ गए। जितनी भी सब्जियां हैं उनकी उपज बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स और
कीटनाशक दवाएं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो दवाएं हमारे पेट में, हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं, वो रुकती हैं और उनके दुष्प्रभाव होते हैं। तो दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर हो गया नशा, जो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगे। सिगरेट स्मोकिंग वेरी इंजीरियस, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट अल्कोहल ये नस्वार हो गई। नशा किसी भी फॉर्म में हो वो नशा होता है और वो नुकसान करेगा। चाय को हमारे समाज में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा या अपने ज़रूरत से ज़्यादा दिन भर अगर आप उसको एडिक्ट हो गए तो उसके अपने नुकसान हैं। तो चाय भी नुकसान करती है, कॉफ़ी भी नुकसान करेगी। ऐसा ही है कि नियमित एक नॉर्मल क्वांटिटी में सब चीज़ का फ़ायदा है, उसका एक्सेस में उसका नुकसान है। फिर आता है मोबाइल। लोग पहले एक मोबाइल रखते थे, अब 2 मोबाइल रखते हैं और जेब में रखते हैं। तो मोबाइल से रेडिएशन निकलते हैं, हीट रेडिएशन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन निकलते हैं, मैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, बहुत तरह के किरणें निकलती हैं और होती जेब में है, और जेब हमारी बिल्कुल अंडाशय कोश के पास होता है। तो उससे हमारी टेम्परेचर रेज होता है, हमें रेडिएशंस मिलते हैं। दूसरी चीज़ आती है टाइट ड्रेसेस, टाइट कपड़े। हम गर्म देश में रहते हैं, यहाँ पे हवा का सर्कुलेशन होता नहीं है, हम लोग जीन्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टाइट क्लोथ से प्रेफर करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे एयर सर्कुलेशन को रोकते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु के अंडकोश हैं वो बाहर 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, इसलिए बाहर हैं। अगर उनको आप अंदर कर देंगे तो शुक्राणु कभी नहीं बन पाएंगे। तो वही चीज़ समझिए कि आप बाहर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो शुक्राणु जो बने होंगे वो भी मर जाएंगे। तीसरी चीज़ें हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, मोटापा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें भी शुक्राणुओं को अफेक्ट करती हैं। और डायबिटीज़ का तो चोली दामन का साथ है। जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ेगी शुक्राणु में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेंगे और शुक्राणु की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाएगी, तो शुक्राणु मरने लग जाएंगे। भले ही आपका काउंट नॉर्मल होगा लेकिन शुक्राणु मरने लग जाएंगे। थायराइड डिजीज़, थायराइड भी अफेक्ट करती है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई। फिर एक चीज़ और आती है कि हम लोग आजकल फास्ट फूड बहुत खाते हैं। तो फास्ट फूड में अपने डिसएडवांटेजेस हैं। आप फास्ट फूड लेंगे, आप मोटे होते जाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह सोते रहते हैं, रात में जगते रहते हैं। जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं उन पे हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग योगा को ना इतना ध्यान नहीं देते। मॉर्निंग में उठना बहुत ज़रूरी होता है, वॉक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स हैं वो सुबह ही रिलीज़ होते हैं एंड दे आर पॉजिटिव हार्मोन्स। और आप अगर वॉक करने जाते हैं, आप ग्रीनरी में घूमते हैं, तो इट गिव्स यू पॉजिटिविटी, इट बूस्ट यू फॉर द होल डे। तो पुरुष निसंतानता, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं ना कहीं जंक फूड, कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट, हम ही जिम्मेदार हैं इन चीज़ों को करने के लिए। तो अगर हम इन चीज़ों से बचें तो काफ़ी हद तक हम हमारी नई जनरेशन को सिखाएं कि आउटडोर गेम्स खेलें, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, तो इन चीज़ों से सही करा जा सकता है। ये हमारी बनाई हुई बीमारियों की वजह से निसंतानता है। महिलाओं में तो चलो कुछ बीमारियां अलग हैं जो बीमारियां हैं, पर पुरुषों में तो सारी चीज़ें मैक्सिमम अपने आप बनाई हुई हैं। तो पुरुष निसंतानता हमने बनाई है आधुनिकीकरण की वजह से, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दर है पुरुष निसंतानता का वो बहुत स्पीड से चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आप अपने आजू बाजू देखें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो मेरी कुछ ये हैं कि आप जो जो चीज़ें छोड़ सकते हैं, जिनको इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनसे आप बच सकते हैं, वो ज़रूर करिए। और आप उम्मीद है इन चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग इस चीज़ से ग्रसित हैं वो थोड़ा सा अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दें, समझें। जो मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने ट्रीटमेंट को समझें, हर उस पर क्यों एक क्वेश्चन पूछें, आपको जवाब मिलना चाहिए उस क्वेश्चन का, और तभी आप संतुष्ट हों और तभी आप सही हो सकते हैं और आपके घर में भी किलकारी गूंज सकती है। मेरा प्रयत्न यही है कि हर घर में खुशियां हों और मैं आप लोगों को खुशियां दे पाऊँ। धन्यवाद, नमस्कार। अगले सीरीज़ में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। नमस्कार।